Very good morning, friends. I am CS Pankaj Kumar Jha at your corporate concept classes to discuss regarding the next chapter of the Companies Act 2013. Friends, today we are going to discuss regarding the provisions of the general meetings of the provided under the Companies Act. दोस्तों हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था ये अलग अलग चैप्टर्स भी डिस्कस किए हैं, जिसमें से लास्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था वो बोर्ड कंपोजिशन एंड इट्स पावर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और मैं आप लोगों से फिर ये कहूंगा कि इफ यू पीपल हैव एनी इशू, एनी क्वेरी एंड यू वांट टू गेट मोर लेक्चर्स on the corporate laws like Companies Act or labor laws or industrial law or other general and commercial laws, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर हमें दें ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। दोस्तों आइए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मीटिंग के बारे में। तो मीटिंग की बात यदि करें तो मीटिंग का मतलब होता क्या चीज है। यदि इन जनरल हम बात करें मीटिंग को, तो मीटिंग का मतलब ये चीज होता है कि मिलना। तो फ्रेंड्स ये चीज हम भी जानते हैं कि मिलने की जहां तक बात होती है तो वहां पर कोई अकेला पर्सन जो है वो मीटिंग नहीं कर सकता है। मीटिंग करने के लिए आपको लोगों, एक से ज्यादा लोगों की कम से कम जरूरत पड़ती है, चाहे वो दोस्तों की मीटिंग हो, चाहे फैमिली की मीटिंग हो, चाहे इसी तरह से कॉर्पोरेट की मीटिंग हो। लेकिन 2013 एक्ट में एक कंसेप्ट है वन पर्सन कंपनी, और या इससे पहले भी जो एक केसेस में डिसाइड किए गए थे, तो ये कंपनीज के अंदर ही पॉसिबल है कि सिंगल पर्सन भी मीटिंग कर सकता है। ये इन जनरल लाइफ नहीं पॉसिबल है, लेकिन हमारे कॉर्पोरेट में ये पॉसिबल है कि अकेले भी मीटिंग हो सकती है। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में, इसके रेलिवेंट प्रोविजंस जो कि लॉ में दिए हुए हैं, एप्लीकेबल रूल्स, एक्ट, जो भी चीजें हैं या रेगुलेशंस, उन सभी चीजों को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि जो मीटिंग, कॉर्पोरेट की मीटिंग की बात कर रहे हैं, कंपनीज के मीटिंग की बात कर रहे हैं, उसके लिए एप्लीकेबल प्रोविजंस कहां कहां दिए हुए हैं। तो दोस्तों उसके लिए जो एप्लीकेबल प्रोविजंस दिए हुए हैं वो है, सबसे पहला कौन सा जो हम डिस्कस करेंगे, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 96 से लेकर 118 एंड 121। दूसरी बात कह रहा है क्या, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। तीसरी बात क्या चीज कहता है कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2। चौथी बात क्या चीज है, एलओडीआर। एलओडीआर जो रेगुलेशन जो है सेबी का 2015 सेबी। दोस्तों ये चीज जो है यहां पे कंपनीज एक्ट 2013 के पार्ट सेक्शन 96, ये कंपनीज एक्ट का है। तो ये किस पे एप्लीकेबल होगा, कंपनीज पे एप्लीकेबल होंगे। जो भी कंपनीज है, कंपनीज एक्ट 2013 या इससे अर्लियर एक्ट जो था जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इन द फॉर्म ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके लिए ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, उनके मीटिंग के लिए। तो एक्ट के अलावा कंपनीज जो रूल्स हैं कंपनी के लिए, वेरियस रूल जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो जिसमें से कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 के प्रोविजन इसमें एप्लीकेबल है। बिसाइड्स दिस, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है उसने कई जो है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं, जिसमें से SS1 यानी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 अभी तक ऐसा है कि जो अभी तक एप्लीकेबल मैंडेटरीली हो चुका है। यानी कि इसमें जो प्रोविजंस दिए हुए हैं
उन प्रोविजंस को आपको अप्लाई करना ही होगा, उनको कंप्लाई करना ही होगा। जैसे कि आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं काउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको कि आईसीएआई ने इशू किया हुआ है, और वो वेरियस स्टैंडर्ड्स जो है वो जो है हमें फॉलो करने पड़ते हैं, हमें मैंडेटरीली उसे कंप्लाई करने पड़ते हैं। उसी तरह से आईसीएसआई ने जो अपने वेरियस स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, जिसमें से SS1 और SS2 जो है वो मैंडेटरीली कंप्लाई करना जरूरी है, जिसमें से SS2 जो है ये किस पे एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है जनरल मीटिंग के लिए। एंड बिसाइड्स दिस, यदि कंपनी लिस्टेड है, कंपनी लिस्टेड होने का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी कंपनी के सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उनके ऊपर सेबी का LODR रेगुलेशन, जो कि पहले लिस्टिंग एग्रीमेंट कहलाता था, वो अब LODR रेगुलेशन 2015 है। तो इसके कुछ प्रोविजंस है मीटिंग से रिलेटेड, वो लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल होंगे। तो इस तरह से हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे हमें कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 एंड LODR रेगुलेशन 2015 कंप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्कशन और फिर अपने जो रेगुलेटरी मैंडेटरी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो मीटिंग की बात यदि हम कर रहे थे, मीटिंग होता क्या चीज है? तो मीटिंग मीन्स नथिंग एल्स, इट इज असेंबली ऑफ द पीपल, नंबर ऑफ पर्सन फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस। नाउ वी विल अगेन इलेबोरेट दिस कि ये जो बात है कि लॉफुल, यहां पे क्या चीज कह रहा है कि असेंबलिंग ऑफ पर्संस टुगेदर फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस। अब यहां पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, असेंबलिंग ऑफ मोर देन या असेंबलिंग ऑफ पर्संस टुगेदर to transact any lawful business। दोस्तों अब ये जो बात आ रही है असेंबलिंग ऑफ पर्संस टुगेदर टू ट्रांजैक्ट लॉफुल बिजनेस, तो क्या इन जनरल टर्म्स भी लोगों का कलेक्ट होना, यहां पे जैसे कह रहा है कि असेंबलिंग ऑफ पर्संस, तो ये सबसे पहले क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि मीटिंग कभी भी अकेले नहीं की जा सकती है। मीटिंग करने के लिए एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये तो हो गया कि कौन करेंगे मीटिंग, तो मीटिंग करेंगे एक या उससे ज्यादा लोग। अब बात है कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि लॉ के अंदर पर्सन डज नॉट मीन ओनली द ह्यूमन बीइंग। पर्सन का मतलब हो सकता है क्या कि जो है सो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि जैसे कि कंपनीज होते हैं, यानी कि जिनकी अपनी लीगल एंटिटी होती है। तो कंपनी को भी एक यहाँ पे HUF है या AOP है, BOI है, कंपनीज है, इन सबको भी पर्सन की कैटेगरी में इवन इनकम टैक्स एक्ट में जो है सो रखा गया हुआ है। तो क्या वो लोग मिलेंगे? तो ऑब्वियसली जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है सो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो एक्ट करते हैं, तो उनके जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन्हें भी जो है सो कंसीडर किया जाएगा उनके ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में। तो असेंबलिंग ऑफ पर्संस यानी एक से ज्यादा पर्सन जो है यहाँ पे असेंबल होंगे। असेंबल कैसे होंगे? टुगेदर होंगे ऑब्वियसली। किस पर्पस के लिए? टू ट्रांजैक्ट एनी लॉफुल बिजनेस। अब इस बात को यदि हम यहाँ पे देखें, लॉफुल बिजनेस की बात करते हैं, तो लॉफुल बिजनेस क्या है? आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा होगा, वहां पे ही पढ़ा होगा लीगल, इलीगल एंड दूसरा क्या चीज है? नॉट लीगल, इलीगल। अब यहां पे फ्रेंड्स हम यहां पे देखें बात को कि एक लीगल ट्रांजैक्शन होता है, इलीगल ट्रांजैक्शन होता है, और कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि लीगल नहीं है। लीगल नहीं है इट डज नॉट मीन कि ये इलीगल है, या इलीगल नहीं है इट डज नॉट मीन कि ये लीगल है। इस मीन्स क्या होगा कि लीगल किसे कहते हैं, लॉफुल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? लीगल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जो कि
कंसीडर किया जाता है, जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्पसेज होते हैं जो कि फैमिली पर्पस के लिए होता है, सोशल पर्पस के लिए होता है, जिसको कि लॉ के अंदर ना मना किया गया है, ना ही उस पे कोई उसका कोई रिकॉग्निशन है। भाई आप दोस्तों के साथ मिलते हो तो इसके लिए थोड़ी ना लॉ इसके बारे में मना करेगा आपको कि दोस्तों के साथ मिलना है, और दोस्तों के बीच में कई सारी बातें होती है, मीटिंग होती है, कई सारे प्रोमिसेस होते हैं, तो क्या उनके लिए थोड़ी ना कोर्ट जाया जाता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या चीज करता है? लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब यहाँ पे हमें ये चीज समझना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये कंपनीज की बात कर रहा है। तो इट मींस क्या चीज है? कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा है यहाँ पे, कि जब किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई बिजनेस को ट्रांजेक्ट, दैट मस्ट नॉट बी इलीगल, दैट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ, दैट मस्ट नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। जो भी ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे बिजनेस जो ट्रांजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जिसके पर्पस के लिए हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, दैट शुड नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ। सो if two or more persons assembled together to transact any lawful business, that will be called, that activity will be called meeting. तो सबसे पहली बात क्या चीज कह रहा है कि मीटिंग के लिए दो या उससे ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना, किसी लॉफुल बिजनेस को ट्रांजेक्ट करना, वो क्या कहलाएगा? मीटिंग कहलाएगा। अब उसके बाद जाकर दूसरा क्या है? इसी चीज से आता है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पर्संस कह रहा है तो 2 पर्सन होंगे ही। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस केसेस हैं जहां पे अकेले भी मीटिंग हो जाती है। अकेले मीटिंग होने के लिए क्या है? एक तो 2013 एक्ट जो है उसमें एक कंसेप्ट आया ओपीसी का, यानी 1 पर्सन कंपनी का कंसेप्ट आया। 1 पर्सन कंपनी में जहां पे भी भैया मेंबर ही एक ही है, तो वो मीटिंग किससे करेगा? तो ऐसे केसेस में क्या चीज होता है कि इनको जो है सो 1 पर्सन भी कंस्टिट्यूट करता है। दूसरा, जैसे इस बार कई बार होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बाकी लोग जो है सो अगेंस्ट रहते हैं, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कोर्ट भी अलाउ करता है। तो वहां पे क्या चीज होता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर क्लास, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे, क्लास मीटिंग भी होता है। तो जैसे कि कोई किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स का सिर्फ एक ही मेंबर है, तो उसमें क्या होगा? और क्लास मीटिंग किस चीज के लिए होती है कि यदि किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट या प्रिविलेजेस जो है वो अफेक्टेड हो रहे हैं, तो इन दैट केस वहां पे हम क्या कर सकते हैं? वहां पे जो है सो उस पर्सन को अकेले ही वो कुछ मीटिंग कर सकता है। अकेले मीटिंग इट मींस क्या कि जो सो ही कैन आस्क, ही कैन सबमिट, ही कैन प्रपोज फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो वहां पे भी जो है सो कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि ऐसे केसेस में सिंगल पर्सन जो करेगा उसे ट्रांजैक्शन को 1 पर्सन कंपनी की तरह ही जो है सो सिंगल पर्सन उस मीटिंग को कंस्टिट्यूट कर सकता है। So the primary purpose of the meeting क्या है? To ensure that company gives reasonable and fair opportunity to those entitled to participate in the meeting to take decision as per the prescribed procedures. It means क्या चीज है कि जो बेसिक पर्पस क्या है मीटिंग का? तो बेसिक पर्पस जो यहाँ पे है वो बेसिक पर्पस इस चीज को कहता है कि भाई कंपनी क्या करेगी कि जो भी लोग हैं, जो भी मेंबर है, उनको रीजनेबल और फेयर अपॉर्चुनिटी देगा टू किस चीज के लिए? मीटिंग में पार्टिसिपेट करें, और डिसीजन जो है सो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के हिसाब से वो ले सकते हो। डिसीजन मेकिंग जो प्रोसीजर है, पावर्स ऑफ द कंपनी आर वेस्टेड इन द मेंबर्स ऑफ एंड द डायरेक्टर्स। तो मीटिंग बेसिकली जो कंपनी के अंदर होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, क्लास मीटिंग होती है, डिवेंचर होल्डर्स मीटिंग होती है। तो ये जो भी लोग होंगे, तो इन लोगों का जो है सो बेसिकली क्या चीज है? मीटिंग का डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है इन्हीं के पास होता है, और मेन जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो शेयर होल्डर्स के पास और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। और इन जनरल आपका है तो 2 तरह की मीटिंग होती है, एक जनरल मीटिंग होती है, एक बोर्ड मीटिंग होता है। बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, और जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स या मेंबर्स ऑफ द कंपनी की होती है। अब इसके लिए ये चीज तो हमने देख लिया कि मीटिंग क्या होता है, मीटिंग किसे कहते हैं, मीटिंग कौन लोग करते हैं। अब सिंपल सी बात है, इससे रिलेटेड प्रोविजंस, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा क्या कि मीटिंग के लिए डिफरेंट जो है सो प्रोविजंस हैं। जो कंपनीज एक्ट आप पढ़ोगे, SS2 पढ़ोगे, कंपनीज रूल्स पढ़ोगे, जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स है, उसके बाद जाके यदि कंपनी लिस्टेड है तो वहां पे LODR भी पढ़ोगे। तो यहाँ पे इन्हीं सारी चीजों में कंपनी के लिए बेसिक वेरियस प्रोविजंस भी दिए हुए हैं। वो प्रोविजंस क्या है कि सबसे पहले क्या कहता है कि एक गैप भी होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम गैप की बात करता है, यहां पे मिनिमम गैप की बात नहीं करता है, कि कम से कम
इतने मीटिंग तो होने ही चाहिए। जैसे बोर्ड मीटिंग की बात करें तो बोर्ड मीटिंग में कहता है क्या भैया, कम से कम आपको मैक्सिमम 120 दिन के गैप पे आपको एक बोर्ड मीटिंग तो करनी ही करनी होगी। ज्यादा आप चाहो जितना उतना कर सकते हो, लेकिन उतनी मीटिंग तो आपको करनी ही होगी। 120 दिन यानी कि मोटा मोटा देखें तो वो कम से कम साल में 4 बोर्ड मीटिंग तो आपको करनी ही होगी। इसी तरह से जो एनुअल जनरल मीटिंग भी होता है, ईओजीएम भी होता है। तो इसके बारे में भी क्या चीज कहते हैं कि एक्ट में ये चीज कह रहा है कि एक स्पेसिफाइड इंटरवल पे और जो रूल्स है उनको फॉलो करते हुए आपको मीटिंग करनी होगी। Meeting of members are known as general meeting. Determining what constitutes such validity held meeting is of utmost importance. अब ये तो ये था कि इन जनरल था। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या कहता है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो है वो जनरल मीटिंग के बारे में कहता है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि यहाँ पे जनरल मीटिंग के लिए आपको SS2 पढ़ना पड़ेगा। SS2 के कुछ प्रोविजंस हैं जो कि बेसिकली इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्या कहता है कि issued ICSI and approved by the Senate to be mandatorily adhered by all companies as per the provision of section 118 subsection 10 of the Companies Act 2013. It means क्या है, मैंने अभी ये चीज बताया था आपको कि भाई SS1 और 2 ये दोनों मैंडेटरीली कंप्लाई करनी होगी। तो ये जो कंप्लाई करना है ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 118 के सब सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि भैया आपको SS2 में जो प्रोविजंस दिए गए हुए हैं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 में जो प्रोविजन दिए गए हैं कंपनी के जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग, उसे आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। इससे कंप्लाई नहीं करोगे ऐसा नहीं हो सकता है, अदरवाइज पेनल्टी का भी प्रोविजन दिया गया हुआ है और वो सारी चीजें आप पे एप्लीकेबल होगी। तो यहां पे कह रहा है SS2 किस पे एप्लीकेबल है? ऑल टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दैट एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी एंड क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। तो यहां पे क्या कह रहे हैं क्या कि ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड जितने भी कंपनीज हैं उन सब पे जो है सो ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन वन पर्सन कंपनी जो है वो तो भैया उसको तो बिल्कुल छूट दे दिया गया है, उसमें किसी से किसी नोटिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है। कहता है वन पर्सन कंपनी पे आपको SS2 एप्लीकेबल जो है नहीं होगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात क्या चीज कहता है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन इशू करके SS2 के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया है तो उस पर भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो है आपका इफेक्टिव कब से है? तो रिवाइज भी जब ये तो 2015 में स्टार्ट हुआ था और इसका रिवाइज जो वर्जन है वो 2017 से इफेक्टिव है। अब बात कर रहे हैं क्या कॉर्पोरेट मीटिंग एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कॉर्पोरेट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है, तो यहां पे हम लोग क्या कह रहे थे कि भाई मीटिंग के टाइप की बात करें तो मीटिंग के टाइप की बात करें तो यहां पे बेसिकली यदि देखें हम तो बेसिकली क्या चीज होता है, एक तो बोर्ड मीटिंग हो गया, फिर जनरल मीटिंग हो गया, फिर उसके बाद जाके डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग हो जाता है और क्रेडिटर्स का मीटिंग होता है। बोर्ड मीटिंग आपको पता है कि बोर्ड मीटिंग जो है सो किस तरीके से होते हैं, पर्सनल मीटिंग होते हैं, पर्सनली बोर्ड मेंबर्स मिलेंगे और उसके बाद करेंगे, या सर्कुलेशन के थ्रू भी होता है। तो ये मीटिंग क्या चीज होता है, सर्कुलेशन के थ्रू भी होता है। जनरल मीटिंग की यदि बात करें तो जनरल मीटिंग में जो है यहाँ पे मेंबर्स की मीटिंग की यदि बात करें, ये तो बोर्ड की मीटिंग हो गई, तो ये एक जनरल मीटिंग होता है और दूसरा क्या है, क्लास मीटिंग होता है। बाकी डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग है और क्रेडिटर्स की मीटिंग है। यदि यहाँ पे फिर जो है हम बात करें जनरल मीटिंग की, यहाँ पे जो मीटिंग की बात करें जनरल मीटिंग की, तो यहाँ पे क्या चीज है जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग की बात कर रहा है कि कैसे कैसे होगा, पोस्टल बैलेट के थ्रू हो सकता है, लेकिन ये हर जगह नहीं होगा। पोस्टल बैलेट के थ्रू हो सकता है, ई वोटिंग के थ्रू हो सकता है, रिमोट ई वोटिंग। थर्ड क्या चीज कहता है कि रिजोल्यूशन जो है इन मीटिंग जो होगा, उसके बाद रिजोल्यूशन इन मीटिंग जो होती है ये वोटिंग की बात कर रहा है, बाय पोल और बाय शो ऑफ हैंड्स। बाय शो ऑफ हैंड्स। अब हम जो डिस्कस करेंगे
यदि जनरल मीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और मेनली हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इन्हीं चीजों को बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं क्या कि यदि जनरल मीटिंग की बात करें तो जनरल मीटिंग कितने तरह का होगा। जब जनरल मीटिंग की बात करें, एजीएम हो जाएगा, ईओजीएम हो जाएगा और क्लास मीटिंग होगा। एजीएम क्या होता है, ईओजीएम क्या होता है और क्लास मीटिंग क्या होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, तो एनुअल जनरल मीटिंग को। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, कहां होता है, तो ये सारी चीजें जो है कंपनीज एक्ट में और जो रिलेटेड रूल्स हैं उसमें दिया गया हुआ है, SS2 में दिया गया हुआ है। उन्हीं प्रोविजंस को अब हम देखते हैं। तो अब एजीएम की बात हम कर रहे थे, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहे थे। एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहे थे भैया। एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधी सी बात है, आपके एनुअल एग्जाम साल में कितनी बार होते हैं, तो एनुअल का मतलब होता है वंस इन अ ईयर। तो ऐसा जनरल मीटिंग जो कि साल में एक बार होगा उसे क्या कहेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग। ये नाम ही डिनोट करता है। और ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 96 में। ये कहता है हर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, सबको एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी एक्सेप्ट 1% कंपनी। 1% कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करने से एग्जेम्पशन है। इट डज नॉट मीन कि एनुअल जनरल मीटिंग में जो कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं वो भी उससे भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन आपको एनुअल जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली है। सेक्शन 96 कहता है क्या, सेक्शन 96 क्या कहता है कि किसी भी तरह की कोई कंपनी होगी उसे साल में एक बार जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, जिसे क्या कहेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग। आप कहोगे कि जो एनुअल जनरल मीटिंग साल में, यदि एक ही साल में एक ही जनरल मीटिंग होती है तो उसे हम एनुअल जनरल मीटिंग, तो ये क्या और किसी जो आपने बताया कि दूसरे तरह के जनरल मीटिंग है, ईओजीएम है, तो फिर दोनों में डिफरेंस कैसे होगा। तो दोनों में डिफरेंस के लिए आगे प्रोविजन भी दिए हुए हैं। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में ही ट्रांजैक्ट होते हैं, वो इनमें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की जो हम बात कर रहे थे उसमें ट्रांजैक्ट नहीं होगा। वो बिजनेसेस जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस। और वो ऑर्डिनरी बिजनेस कौन कौन से हैं, तो वो 4 हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। वो 4 क्या क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। तीसरा क्या है, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। और चौथा क्या चीज है, रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। जो यहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, रीअपॉइंटमेंट या न्यू डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो यहां पे क्या कहता है। तो ये जो 4 ट्रांजेक्शंस है, ये जो 4 बिजनेस है, इन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्डिनरी बिजनेस। और ये बिजनेसेस जो है सिर्फ और सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में ही ट्रांजैक्ट किया जाएगा। ये बिजनेसेस जो है कहीं पे और ट्रांजैक्ट नहीं किए जाएंगे। तो यहां पे जो है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो, रीअपॉइंटमेंट हो, ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स करना हो, डिविडेंड पे करना हो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है सो आपको कंसीडर करना हो, अप्रूवल हो, तो ये सारी चीजें, ये 4 बिजनेस जो है, ये 4 बिजनेस कहां होते हैं, जिस मीटिंग में कंसीडर किए जाते हैं उस मीटिंग को बेसिकली क्या कहा जाएगा, एनुअल जनरल मीटिंग। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या ईओजीएम में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, क्या एजीएम में सिर्फ इतने ही बिजनेस ट्रांजैक्ट होंगे? नहीं जी, ये बिजनेस सिर्फ एजीएम में ट्रांजैक्ट होंगे, बाकी बिजनेस भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी बिजनेस ईओजीएम में हो सकते हैं,
बाकी बिजनेस ईओजीएम में हो सकता है, लेकिन ये 4 बिजनेस ईओजीएम में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में या ईजीएम में ट्रांजैक्ट नहीं होंगे, ये एजीएम में ही ट्रांजैक्ट किए जाएंगे। तो यहां पे बात क्या है कि इन बिजनेस के अलावा जो भी बिजनेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्पेशल बिजनेस। कुछ भी आपको सिर्फ यानी कि ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस की जब बात हो तो आपको सिर्फ 4 बिजनेस ध्यान रखने हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर है, या कंसीडरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ये 4 बिजनेस आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी बिजनेस होंगे, इसके अलावा जो भी चीजें ट्रांजैक्ट की जाएगी, those all shall be, what shall be called, those all businesses will be called special business, not the ordinary business. SSQ प्रोवाइड क्या कहता है, क्या प्रोविजन क्या है, बोर्ड शैल एवरी ईयर कन्वीन और ऑथराइज कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर कॉल्ड द एजीएम टू ट्रांजैक्ट आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। वही प्रोविजन SS2 में भी बिल्कुल मिला के दिया गया है कि भैया ये बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो मेंबर्स की मीटिंग करवाएगा जहां पे ऑर्डिनरी बिजनेसेस ट्रांजैक्ट किए जाएंगे, तो ये इनको करना पड़ेगा, जिसे एजीएम कहेंगे। यदि बोर्ड फेल हो जाता है एजीएम करवाने में किसी भी साल में, तो कोई भी मेंबर अप्रोच करेगा कहां पे, प्रेस अथॉरिटी को, और जो कि इसके लिए एजीएम को कन्वीन करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए यहां पे ऑर्डर पास कर सकते हैं। इट मींस एजीएम करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, एजीएम करवाने की जिम्मेदारी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। अब इसका मतलब ये चीज नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही जो है सो नोटिस इशू करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सब कुछ करेंगे। इफ देयर इज ए कंपनी सेक्रेटरी इन द कंपनी, all the procedural work is responsibility of the company secretary of the company. If there is no company secretary in the company, in that case the person authorized for that purpose will be responsible to complete, to execute all the procedures related to convening of AGM. तो ये चीजें जो है सो यहाँ पे AGM को कहना है। अब कुछ और प्रोविजंस है AGM के बारे में। तो यहां पे क्या कहता है कि साल में कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि साल में एक बार तो एजीएम होना ही होना है। पहला एजीएम कब होगा, तो पहले एजीएम की बात क्या कह रहा है ये कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो जिस दिन जो है, सॉरी, फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे ये चीज कहता है कि पहला एजीएम जो होगा उसमें हम यहाँ पे आपको छूट देते हैं, उसमें हम कहते हैं कि जिस दिन आपका कंपनी का जो है फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, तो उसके 9 महीने के अंदर में आपको 9 महीने का टाइम है। फाइनेंशियल ईयर क्लोज यानी 31 मार्च को क्लोज होता है, तो आप क्या, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में तो 31 मार्च को ही क्लोज होता है, तो 31 मार्च से 9 महीना आप ले लो, यानी कि 31 दिसंबर तक आपको पहला एजीएम कर लेना है। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग की बात करते हैं, तो वो कह रहा है क्या कि क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर में आपको सब्सिक्वेंट एजीएम करना पड़ेगा। पहले में क्या था, 3 महीने का एडिशनल टाइम मिला हुआ था, लेकिन अगले में जो है वो कहता है 6 महीने के अंदर में। और गैप जो होगा मैक्सिमम 2 एजीएम के बीच में कितने दिन का गैप हो सकता है, 15 महीने का। उससे ज्यादा का गैप किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा लिस्टेड कंपनी के केस में। अब जैसे इसको आप एग्जांपल से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। बेसिकली एजीएम के लिए जो प्रोविजन दिया हुआ है, 3 प्रोविजन है। 3 प्रोविजन क्या क्या चीज है, एक तो कहता है क्या कि फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होगा, फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर से 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स, एक तो ये कहता है। दूसरा कहता है क्या, लास्ट एजीएम से 15 महीने का गैप। ठीक है, लास्ट एजीएम से 15 महीने का गैप, और लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर ईयर, यानी कि 31 दिसंबर। अब आप यहां पे देखो, फाइनेंशियल ईयर तो कब क्लोज हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है नॉर्मली 31 मार्च को।
तो यहां से क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के 30 सितंबर तक। यदि पिछली बार आपने 30 सितंबर को किया था तो 31 दिसंबर, अदरवाइज 31 दिसंबर, इसमें से जो पहले होगा वो। लेकिन क्या चीज है यहां पे, एक आपको यहां पे एक्सटेंशन मिल सकता है 3 महीने का सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से। इसके लिए GNL 1-2 फॉर्म्स है, वो आपको फाइल करना पड़ता है और उसके बाद जाके आपको ये एक्सटेंशन अप्रूव हो जाता है। लेकिन इन एनी केस आपको एक्सटेंशन 3 महीने से ज्यादा का कभी भी नहीं मिलता है। यदि लिस्टेड कंपनी की बात करें तो लिस्टेड कंपनी के इसमें क्या कहता है, जो रेगुलेशन 44 सब रेगुलेशन 5 ऑफ द सेबी LODR 2015 है, वो क्या कहता है कि फॉर द टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन determined as on March 31st March of every financial year shall hold their AGM within a period of 5 months from the date of the closing of the financial year। तो ये तो यहाँ पे 6 महीने का, 9 महीने का, 15 महीने का वो सब हमने देखा। लेकिन लिस्टेड कंपनी, वो भी सारी लिस्टेड कंपनी जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है, अब टॉप 100 लिस्टेड कंपनी आप कैसे डिसाइड करोगे, तो वो डिटरमाइन किया जाता है कि 31 मार्च को इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। और जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज होंगी उनके एजीएम के बीच में गैप कितना होगा, मैक्सिमम 5 मंथ्स फ्रॉम द, मैक्सिमम जो एजीएम कर सकते हैं वो लेटेस्ट जो कर सकते हैं 5 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो वहां पे जो लिस्टेड कंपनी है उनके लिए ये एक एडिशनल प्रोविजन है। ओपीसी के लिए सीधी सी बात है, नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इनको करने की जरूरत नहीं है। वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम, in case it is not possible to company hold an AGM within the prescribed time period, then registrar may for any special reason extend the time within which any annual general meeting shall be held। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने दिन का मिलेगा, 3 महीने का मिल सकता है, डिस्कस किया हमने। नो सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम कैन बी ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार फॉर द होल्डिंग ऑफ द फर्स्ट एजीएम। ये एक्सटेंशन फर्स्ट एजीएम के केस में नहीं मिलता है। डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ और होल्डिंग ऑफ एजीएम क्या होगा, तो सीधी सी बात है, टाइम ऑफ एजीएम बिजनेस आवर में होगा। बिजनेस आवर क्या होता है, तो नॉर्मली लिया जाता है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में, इसे बिजनेस आवर लिया जाता है। डे ऑफ एजीएम की बात करें तो भैया वो नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ एजीएम की बात करें तो नॉर्मली इसे रजिस्टर्ड ऑफिस पे करें। रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं कर सकते तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द some other place within the city, town or village in which the registered office of the company is situated। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपनी में एम्पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो ये एम्पावर्ड है टू एग्जाम सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज फ्रॉम दीज प्रोविजन। नेशनल हॉलिडे की बात करें, डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलिडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। SS2 नेशनल हॉलिडे 3 को मानता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। AGM of unlisted company will AGM any place in India if consent is given in writing by electronic mode by all members of in advance। मतलब कहीं और भी करना चाहते हो तो आपको जो है सो क्या करना होगा, सारे मेंबर्स से, अनलिस्टेड कंपनी के केस में सारे मेंबर्स से आपको कंसेंट लेने पड़ेंगे, तभी आप कहीं और कर सकते हो। गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या है, AGM shall be held at its registered office or some other place, city, town or village in which registered office of the company is situated without approval of the central government। तो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज है कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के में भी जो है सो आप कर सकते हो विद इन द सिटी टाउन विलेज। यदि कहीं और करना है तो उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनी जो है उसके केस में क्या है, टाइम डेट जो है वो एजीएम का जो डिसाइड किया जाता है बोर्ड के द्वारा हाथों हाथ डिसाइड किया जाता है बोर्ड मीटिंग में कि भैया कहां पे करना है, कोई यदि इसका डायरेक्शन है तो उस अकॉर्डिंग करेंगे। यदि आपने एजीएम के रिगार्डिंग प्रोविजन में कोई डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्ट क्या हो सकता है कि टाइम से एजीएम नहीं किया, उचित जगह पे नहीं किया, उचित टाइम पे नहीं किया, उचित दिन में नहीं किया, तो उस केस में क्या है कि कंपनी जो है इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग और होल्डिंग एजीएम तो फाइन अप टू 1 lakh to the company and every officer in default. In case of continuing default, with a further fine up to 5,000 rupees for each day during default. Remedy to members क्या है, default यदि हो गया may make an application to tribunal to call or direct the calling of an AGM and give such ancillary or required directions।
तो ये चीजें जो है यहाँ पे दे रखा था। लिस्टेड कंपनी में रेगुलेशन 13 से VLODR का क्या चीज कहता है, टू डिस्क्लोज द प्रोसीडिंग्स ऑफ AGM to the stock exchange where its securities are listed within 24 hours of the event. जनरल मीटिंग कन्वीन करने के लिए तो वहां सिंपल सी बात यहाँ पे क्या चीज कहता है, वैलिडली ट्रांजेक्शन कब होगा, इफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेदर और नॉट दे आर प्रेजेंट आर बाउंड बाय द डिसीजन मेड इन द मीटिंग, दे कैन नॉट बी बाउंड अनलेस द मीटिंग इज वेरी क्लियर। ऑब्वियस बात है कि मीटिंग यदि प्रॉपर्ली नहीं हुई है तो वहां पे कुछ भी डिसीजन लिया है उस डिसीजन से मेंबर्स बाउंडेड नहीं होंगे। तो मेंबर्स को बाउंड करने के लिए क्या क्या शर्त है, मीटिंग प्रॉपर्ली कन्वीन होना चाहिए, मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी एंड प्रॉपर नोटिस मस्ट बी सर्व्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 101 एंड 102 ऑफ दैट, प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड, प्रॉपर quorum मस्ट बी प्रेजेंट इन जनरल मीटिंग। प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड की बात यदि करें तो यहाँ पे वही चीज है कि भाई जितना कोरम है वो कोरम प्रेजेंट होना चाहिए, चेयरमैन जो है सो मीटिंग का होना चाहिए, उसे मीटिंग को थ्रू आउट प्रेजाइड करना पड़ेगा। प्रॉपर्ली कंडक्टेड की बात करें तो बिजनेस मस्ट बी वैलिडली ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग, रेजोल्यूशन मस्ट बी प्रॉपर्ली मूव्ड एंड पास्ड एंड वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स ऑन पोल एंड और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस बिफोर और ड्यूरिंग द मीटिंग। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद प्रॉपर मिनट आपको यहाँ पे तैयार करने हैं। तो बेसिकली हमें क्या चीज देखना था कि मीटिंग, यहाँ पे हमने क्या देखा कि मीटिंग जो भी है, मीटिंग कहते किसे हैं, मीटिंग की ये प्रोविजंस कौन कौन से एप्लीकेबल है इस प्रोविजन इस पे मीटिंग के लिए, उसके बाद ये प्रोविजंस किन पे एप्लीकेबल है, मीटिंग होगा कब, कब मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या हो सकता है, कम से कम कितने लोग होने चाहिए, मीटिंग कितने तरह का होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखा। तो फ्रेंड्स इसमें यदि आपको कोई इशू हो, कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई केस लॉ से रिगार्डिंग चाहिए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज 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 राइट टू अस इन आवर कमेंट बॉक्स और आवर ईमेल आईडी दैट इज cc.vkjha@gmail.com। आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आई विल रिक्वेस्ट to share, subscribe and like the video for further more updated videos. Thank you.